हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। खान मेंशन में दुआ अपने बाबा जोरन खान के साथ गार्डन में टहल रही थी। वह अपने बाबा की व्हीलचेयर को पकड़े हुए उनसे पूछती है, बाबा आप लोगों ने आहिल भाई की शादी क्यों नहीं की? वह कितने बड़े हो गए हैं, उनको देख के तो कोई भी उन्हें अंकल बोल दे। और आपको पता है, मैं भी उन्हें अंकल बोलने वाली थी। दादी ना लेती उनका नाम तो मैं पक्का उन्हें अंकल बोल देती। दुआ जोरेन खान के सामने आकर बोली। जोड़े खान मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बेटी को देखते हुए बोलते हैं, अब आपके भाई तो बड़े हो गए हैं, वह अपनी मर्जी से शादी करेंगे ना? और उनका साफ साफ कहना था, जब तक उनकी बहन की इस घर में वापस नहीं होगी तब तक वह निकाह नहीं करेंगे। दुआ मासूमियत से बोलती हैं, बाबा अब तो मैं घर वापस आ गई हूँ ना। आप मेरे भाइयों का निकाह करवा दे और मुझे प्यारी प्यारी सी भाभियां दे दे। मेरे खान को उनकी खानियां दे दे। और आपको पता है, मैं उन्हें भाभी नहीं अपने खान की खानियां कहूंगी। फिर जोरन खान से पूछती है, बाबा ऐसा क्या हो गया जो आहिल भाई दुबई जाने के बाद इंडिया कभी वापस नहीं आए? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करते हैं, जो मेरे आने के बाद भी वह मुझसे मिलने नहीं आए? अगर मेरा किडनैप नहीं हुआ होता तो मतलब वह आते ही नहीं। वो मायूस होते हुए बोलती है, बताए ना बाबा, ऐसा क्या हो गया जो आहिल भाई आप सबको छोड़कर इतनी दूर चले गए? कुछ तो बताए ना। उनकी आंखों में मुझे कुछ खालीपन सा दिखता है। प्लीज बाबा बताएं, दुआ जोरेन खान से जिद करते हुए पूछती है। जोरेन खान कुछ सोचते हुए बोलते हैं, आपके भाई आपके बिना निकाह नहीं करना चाहते थे। वह किसी से मोहब्बत करते थे। वो लड़की भी आपके भाई से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो लड़की यतीम अनाथ थी। हम लोगों के बहुत ज्यादा बोलने पर आहिल निकाह करने के लिए मान गया था, लेकिन वह अपनी बात अधूरी छोड़ देते हैं। लेकिन क्या बाबा? वो दोबारा पूछती हैं। जोरन खान अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए बोलते हैं, वह लड़की निकाह वाले दिन आहिल को छोड़कर चली गई। वो शादी से भाग गई थी। उस दिन आहिल पूरी तरह से बिखर गए, टूट गया। उसके बाद वो दुबई चला गया और इंडिया को कभी मुड़कर नहीं देखा। वह बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह आहिल का दिल तोड़कर पूरे खानदान को भरी महफिल में रुसवा कर चली गई। ऐसा क्या हो गया? हम सबको भी खूब पसंद थी वो, फिर पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हम सबको अपनी फैमिली की तरह समझती थी। जोरन खान की आंखें फिर हल्की नम हो गई थी, ये बोलते हुए। ये सुनकर दुआ को भी बहुत बुरा लगता है कि एक लड़की उसके भाई का दिल तोड़कर चली गई। वह अगर उसके भाई से इतनी मोहब्बत करती थी तो फिर क्यों उसके भाई का दिल तोड़कर चली गई? मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह भाई को छोड़कर चली गई। वह खुद से बोलती है। रात काफी हो गई थी। उमर खान मेंशन से निकल जाता है। उसने अपनी कार फुल स्पीड में चलाई हुई थी। थोड़ी ही देर में उसकी कार एक दरगाह के पास आकर रुकती है। उमर अपनी कार से निकलकर उस दरगाह के अंदर चला जाता है। उसने अपने सर में सफेद रंग का रुमाल बांधा हुआ था। वो दरगाह के अंदर जाकर अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखें बंद कर बोलता है, या खुदा, मेरी मोहब्बत पर अपनी नजर हमेशा बनाए रखना। वो कभी भी मुझसे दूर न जाए। इश्क है वो मेरा। मैंने अपनी दुआओं में अपनी दुआ को अपने दोनों हाथों को उठाकर मांगा है। मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की सजा मेरी नूरुल ऐन को न मिले। आपने जो मुझे आता किया है उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। या खुदा, वह मेरी जिंदगी में बस ऐसे ही बनी रहे, कोई उसे मुझसे दूर न कर पाए। अपना करम मेरी मोहब्बत में हमेशा बनाए रखना। इतना बोल वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे में फेर लेता है और वहां से चला जाता है। गहरी काली अंधेरी रात में पूरे चांद की चांदनी पूरे आसमान में फैली हुई थी। वहीं दिल्ली की सड़कों में एक गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे शख्स चेहरे में एक तिरछी मुस्कुराहट थी, जैसे शेर को एक आहट में उसके शिकार का पता चल जाता है। वैसे ही अंदर बैठे शख्स को जैसे उसका शिकार मिल गया हो। उन सुनसान सड़कों में सिर्फ शांति ही थी, और उस शांति को तोड़कर वो गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी एक घने जंगल के बीच में आकर रुकती है और वह शख्स अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आता है। उसने ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहने हुए था और चेहरे में काला मास्क लगाया हुआ था, जिससे उसके चेहरे को देख पाना नामुमकिन था। चांद की चांदनी उसके चेहरे में पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और उसकी वो सुनहरी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी, जैसे वो आज किसी ना किसी को कत्ल कर ही देगा। वो सिंग जलाकर अपने हाथों में पकड़े उसे ही घूर रहा था। तभी एकदम से अपना हाथ आगे करता है और किसी के हाथ को अपने हाथों में दबोच लेता है और एकदम से उसके हाथ को मोड़कर कमर से लगा देता है।
और उस जलती हुई सिगार को उसके गालों में, उसकी गर्दन और हाथों में रख देता है, जिससे उस शख्स की एक जोरदार चीख उस घने जंगल में गूंज उठती है। वह शख्स उसके घुटनों के पीछे मारता है, जिससे वह शख्स अपने घुटनों के बल जमीन में बैठ जाता है। तभी वह शख्स उसके ऊपर दहाड़ते हुए बोलता है, यू जे नाम है मेरा, मैंने कभी पीठ पीछे वार करना नहीं सीखा, लेकिन अफसोस मेरे दुश्मनों ने वही सीखा है। मेरे दुश्मन तो इतने ज्यादा फट्टू हैं, जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। ये मेरा इलाका है, यू जे का इलाका है। शेर के चंगुल से बचकर उसके इलाके से उसका कोई शिकार नहीं जा सकता, वैसे ही यूजे के चंगुल से बचकर उसका शिकार नहीं जा सकता। जाता भी वही है जिसे यूजे जाने देता है। इतना आसान नहीं है यूजे को मारना, और तुम तो अकेले ही मारने आ गए। अब बारी है उन सबको उनके बिलों से बाहर निकालने की। एक एक करके सारे दुश्मनों को अच्छे से चैन की नींद सुलाऊंगा। सुबह का वक्त, खान मैंशन में। नीचे हॉल में बड़े से टीवी में सिर्फ एक ही न्यूज चल रही थी। खान मैंशन के सारे बड़े लोग वही सोफे में बैठकर बड़े गौर से उस न्यूज को देख रहे थे। घने जंगल के बीचों बीच किसी ने एक शख्स को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया। उस शख्स की शिनाख्त करना भी बड़ा मुश्किल है। उस शख्स की लाश को कपड़े से ढका हुआ था, और एक रिपोर्टर पुलिस से सवाल करते हुए पूछता है, सर आपको इस लाश के बारे में कैसे पता चला? वह पुलिस वाला दिखने में किसी ऊंचे औरत का ले रहा था। वो संजीदगी के साथ बोलता है, आज सुबह ही किसी ने फोन करके बोला कि यहाँ पर किसी को मार के दफना दिया गया है, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ कोई शख्स नहीं था, लेकिन उसकी बताई हुई जगह पर हमें ये लाश मिली। वो उस लाश की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, जिसने भी इसे मारा है बड़ी ही बेरहमी से मारा है, जैसे किसी ने अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा इस शख्स के ऊपर निकाला हो। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और लाश के ऊपर से कपड़ा हट जाता है। सब लोगों की नजर जैसे ही उस लाश पर पड़ती है, उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस शख्स के चेहरे में जगह जगह चाकू के कट के निशान थे, किसी चीज से जले होने के भी निशान थे। चेहरे में ऐसे घाव दिए गए थे कि उसका चेहरा भी देख पाना नामुमकिन था। वही वो लाश सिर्फ बॉक्सेस में थी। उसके शरीर में उसके बॉक्सेस के अलावा एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर में चाकू के, चाबुक के और जलने के निशान थे, जिससे अभी भी खून रस रहा था। रसना अभी भी बंद नहीं हुआ था, और निशान हल्के पर्पल पड़ गए थे। जल्दी से एक कांस्टेबल जाकर उस लाश को दोबारा कपड़े से ढक देता है। उसकी इतनी बेदर्दी से मौत देखकर वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप जाती है। वही कोई था जिसके चेहरे में उस लाश को देखकर तिरछी मुस्कान आ गई थी। हाशिम का कमरा। हाशिम अभी अभी नहा कर आया था। उसने नॉर्मल सा लोअर और टी शर्ट पहने रखा था। वह अपने रूम में आता है तो दुआ उसके बेड में आलती पलटी मार कर बैठी हुई थी और अपने गाल में हाथ रख किसी गहरी सोच में डूबी थी। हाशिम उसके पास आकर बेड में आलटी पलटी मार कर बैठते हुए बोलता है, तुझे क्या हुआ? तू ऐसा कौन सा एग्जाम पास करने जा रही है जो इतना ज्यादा सोच रही है, या फिर मैराथन रेस करने जा रही है जो इतना सोच रही है? दुआ अपने गालों से अपने हाथों को हटाकर बोलती है, अरे नहीं, उससे भी बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। हाशिम उसको देखते हुए आंखों ही आंखों में सवालिया नजरों से उसे पूछने लगता है। दुआ उसके सवाल को समझ के बोलती है, अरे आहिल भाई की मोहब्बत को ढूंढने। दुआ की बात सुनकर हाशिम तो सदमे में ही चला जाता है, और जल्दी से सदमे से बाहर निकलते हुए सीरियस टोन में बोलता है, तू उनके मामले में मत पढ़, वह अपना मामला देख लेंगे, और तू ज्यादा इन सब चीजों में मत पड़। दुआ बोलती है, अरे ऐसे कैसे मैं ना पढ़ूं? मेरे भाई की मोहब्बत है, किसी और की थोड़ी ना है। बाबा ने मुझे बताया कि भाई उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। वह भी करती थी। हो सकता है कुछ ऐसा रीजन हो, बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से वह भाई को छोड़कर गई हूँ। कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, ये सब तू छोड़, तू ये बता, तू तो था ना उनकी शादी में, तो बताना वह कैसी दिखती थी। हाशिम अपने दिमाग में जोर डालते हुए बोलता है, मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, मुझे ज्यादा ध्यान भी नहीं है, पर हाँ धुंधला धुंधला मुझे अभी भी याद है। वो अपने दिमाग में जोर डालते हुए बोलता है। दुआ उससे बोलती है, बुद्धू, तू कोई स्केच आर्टिस्ट तो है नहीं जो तेरे दिमाग में तस्वीर आएगी और तू तुरंत ही उसे बना देगा। तुझे नाम तो याद होगा ना, तू बस नाम बता दे। सोशल मीडिया में तो आजकल बहुत सारे लोग एक्टिव है ना, वहां पर वह हमें मिल ही जाएंगी। हाशिम नाम याद करते हुए बोलता है, यार नाम क्या था उनका? नाम क्या था? मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है? फिर एकदम से खुश होते हुए बोलता है, हाँ याद आ गया, राबेल, राबेल नाम था उनका। दुआ जल्दी से अपने फोन में इंस्टाग्राम खोलकर उसमें राबेल नाम डालकर सर्च करती है, लेकिन उसमें तो बहुत सारे लोग आ गए थे। वह एक एक को चेक करते हुए हाशिम को दिखा रही थी, जिसमें हाशिम सिर्फ अपनी गर्दन में हिला रहा था।
दुआ अपने हाथों का मुक्का बनाकर हाशिम की पीठ में मारते हुए बोलती है, गधे सारा काम मैं करूं और तू यहाँ पर महाराजा की तरह बैठा रहेगा। चुपचाप से अपना फोन निकाल और उसमें ढूंढ। इतना बोल वह दोबारा अपने फोन में ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वह हाशिम को एक तस्वीर दिखाते हुए बोलती है, ये बताओ यह है क्या? कितनी अच्छी लड़की है, बड़ी सुंदर है। हाशिम उसे देख अपनी आंखें बड़ी करते हुए जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। दुआ उस लड़की को गौर से देखते हुए बोलती है, वैसे हमारी भाभी सुंदर बहुत है, मानना पड़ेगा भाई की पसंद को। वो देखते हुए बोलती है, चल मान लिया तूने पिक्चर निकाल ली, अब बता हम इन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो पता भी नहीं ये कहाँ पर है। दुआ अच्छे से उस फोटो को देखते हुए बोलती है, ये देख इसमें ये फोटो अभी की है। और वह फोटो को जूम करती है तो उसे पीछे कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। ये किसी यतीम खाने की फोटो है, बस हमें पता लगाना है कि यह यतीम खाना अनाथ आश्रम कहाँ पर है। इतना बोल वो हाशिम को उठाते हुए बोलती है, उठ जोड़ी से उठ। वो दुआ को देखते हुए बोलता है, अब तेरे अंदर कौन सी चांडाला, चुड़ैल, यामिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, डायन आ गई जो तू एकदम से उठने को बोल रही है? दुआ उसे घूरते हुए बोलती है, उठ और जल्दी से चुपचाप जीप की चाबी ले, हम लोग जा रहे हैं अपनी भाभी को लेने। हाशिम उसे देखते हुए बोलता है, तू पागल हो गई है? अगर भाई को पता चला ना तेरा तो वो कुछ नहीं करेंगे। तू तो सबकी लाडली जो है, लेकिन मुझे जरूर कॉटेज में ले जाकर अच्छे से खातिरदारी करेंगे। भाई मैं नहीं जाने वाला हूँ, वो डरते हुए बोलता है। दुआ बोलती है, ठीक है सोच ले, नहीं जाएगा ना? तुझे याद है ना लास्ट टाइम जब हम लोग मॉल गए थे, तेरे साथ क्या हुआ था? तुझे नहीं जाना है तो ठीक है, मत जाओ, मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी और फिर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका सारा बिल तेरे ऊपर फोड़ा जाएगा। फिर उसके कंधे में अपनी बाहें डालकर बोलती है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना, मैं बचा लूंगी मैं तुझे भाई से। अब रोना बंद कर और चल जल्दी से बाहर। वो हाशिम को घसीटते हुए ले जाती है। जैसे ही वह दोनों घर के बाहर कदम रखते हैं तभी उनके कानों में किसी की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? वह दोनों अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखते हैं जहां आहिल अपने जेब में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा था। आहिल को देखकर तो हाशिम की तो सिटी पिट्टी गुल हो गई थी, वही हाल दुआ का भी था, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर मुस्कुराते हुए बोलती है, भाई हम बस यही घूमने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो आहिल के चेहरे को देखती है जिसमें अभी भी सख्त भाव थे। आहिल उनको देखते हुए बोलता है, ठीक है जाओ, लेकिन अपने साथ गार्ड्स लेकर जाना। गार्ड्स सुनकर दुआ जल्दी से मना करते हुए बोलती है, नहीं भाई नहीं, हमें गार्ड्स नहीं लेकर जाना, थोड़ी देर की तो बात है ना, हम आ जाएंगे। और वैसे भी हाशिम तो मेरे साथ जा रहा है ना, तो क्या दिक्कत है? और वैसे भी गार्ड को देखकर मुझे घुटन महसूस होती है। मैं अपनी आज़ादी जीना चाहती हूँ और मैं खुद को जितना हो सकता है लोगों से छुपाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज आप मेरी आज़ादी ना छीने। वह एक आंख खोलकर आहिल को देखती है जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दुआ ने तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल जो कर दिया था। वो उन्हें देखते हुए बोलता है, ठीक है जाओ। फिर हाशिम को देखते हुए बोलता है, लेकर जा रहा है ना, तो ख्याल रखना मेरी बहन का, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए वरना डॉट 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 डॉट। वो अपनी बात बीच में ही रोककर वहां से चला जाता है। खान टेक्सटाइल्स। सादी अपने कैबिन में बैठा अपने काम में मशगूल था। वह पूरा फाइलों से ढका हुआ था। तभी उसके कैबिन में कोई बिना नॉक करे सीधा अंदर आ जाता है। सादी एक नजर ऊपर उठाकर दोबारा अपनी फाइलों में गड़ा देता है। तभी वह शख्स सीधा सादी के सामने वाली चेयर में बैठ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है, तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे सड़े हुए करेले जैसा मुंह बनाए हुए बैठा है? सादी अपने सामने बैठे शख्स को देखते हुए बोलता है, तुमने कल बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और यह क्या करा तुमने? अगर तुम्हें उसे मारना ही था तो उसकी लाश को अच्छे से गाड़ देते कि लोगों को मिलती ही नहीं। तुमने तो सीधा पुलिस को उसके बारे में बता दिया। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं करा। अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी जिंदगी भी है उमर। वो उसे समझाते हुए बोलता है। उमर बोलता है, उमर नहीं यूजे हूँ मैं, मुझे जो चाहिए वह हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे प्यार से हो या जबरदस्ती से। और उन्होंने तो मेरी मलकियत को उसे मारने की गुस्ताखी की है, तो उन्हें तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता ना। बद से बेहतर मौत दूंगा मैं उन्हें। वो जिंदा होकर मरने की भीख मांगेंगे मुझसे अपनी मौत के लिए। और ये तो जंग का ऐलान है। अब जंग छिड़ी है तो ऐलान करना भी तो जरूरी है, क्योंकि यूजे कभी पीठ पीछे वार नहीं करता, यूजे सामने से छाती ठोककर वार करता है। सादी उमर को समझाते हुए बोलता है, उमर तुम समझ नहीं रहे हो,
अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी बहन दुआ भी जुड़ी हुई है। उमर उसकी बात को बीच में काट कर बोलता है, तुम्हारी बहन अभी से मेरे साथ नहीं जुड़ी है, बचपन से जुड़ी है वो मेरे साथ। रिश्ता है मेरा उससे, जिस रिश्ते को चाहकर ना तुम मना कर सकते हो और ना ही तुम्हारी बहन इनकार कर सकती है। इसलिए इस बात को अपने दिमाग अच्छे से बैठा लो। हमारे बीच में आने की, उससे मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त होने के साथ साथ मेरे होने वाले साले भी हो। शादी उसे अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उमर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम चाहे धमकी समझो या फिर मेरी एडवाइस, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। तभी सादी का फोन बजता है और उसके चेहरे में मुस्कुराहट अपने आप ही आंटी है। डियर लिसनर्स, मेरा आप सबसे एक सवाल है, सादी को किसका फोन आया? अगर आपने इसका जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगी आपने पूरी स्टोरी सुनी है, नहीं तो मैं समझूंगी आप लोग पूरी नींद सुनते।